बिल्कुल। सर, सबसे पहले आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या करते हैं और आप अगले 3-4 सालों में आपका विजन क्या है सर? आप क्या करना चाहेंगे आप जो कर रहे हो उस काम को लेकर? देखो, हाँ, देखो इंट्रो की अगर बात करें तो वो तो मतलब मैं तो एक टीचर ही हूँ और स्टडी ग्लोज जो है वो हमारा एक वेंचर है और मेरा विजन यही है कि आगे 2-3-4 सालों में स्टडी ग्लोज जो है उसको नंबर 1 पे पहुँचाऊँ। वो एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बने जो सबसे बेस्ट हो, कंटेंट वाइज सबसे बेस्ट हो, डेफिनेटली। कॉस्ट वाइज सबसे बेस्ट हो, हर कोई अफोर्ड कर सके क्योंकि हमारे जो कोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत बहुत क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं और हम गांव तक पहुंच सके। सिर्फ अभी तो जैसे ऑनलाइन में तो ये है कि अभी भी बहुत सारे जो गांव हैं हमारे, ठीक है, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास अभी स्मार्टफोन्स भी नहीं है ऐसे, मतलब वहां तक रीच नहीं है सर, तो मेरा यही है कि चलो शहरों को तो केटर कर ही लिया, लेकिन अब हम एकदम डीप इंडिया को भी केटर करें। सर, तो इस तरीके के प्लान्स है। हाँ। यहाँ पर मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस वक्त गांव में हूँ और आप ऑलरेडी गांव तक पहुंच चुके हैं अरे सर। नहीं, गुजरात के बिल्कुल बिल्कुल गौतम, गुजरात के मैं एक छोटे से हाँ, गांव तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सर, आप और स्टडी ग्लोज की टीम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हो। ये मैंने बताया ना कि देखो गांव में हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हाँ। मेजॉरिटी जो है बच्चे उन तक अभी पहुंचना बाकी है। ओके। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द विलेजेस जिनको कुछ करना है, लेकिन देखो गांव में क्या होता है ना कि गांव में से अगर 200 फैमिलीज रह रही है तो उसमें से 20 परिवारों में ही, क्योंकि गांव का थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 20 परिवारों या 30 परिवारों में एक होगा कि हमको कुछ पढ़ाई करनी है या हमको कुछ आगे निकलना है। इसमें लड़कियों को तो छोड़ ही दो, लड़कियों को तो सब में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर गांव में तो लड़कियों को तो फिर नहीं, चूल्हा चौका करो, ये करो, वो करो, है ना। तो परसेंटेज कम रहता है, तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई के माध्यम से, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को। और पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सारी बंदिशें तोड़ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे पार पा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञानियों की ही इज्जत होती है। तो हमारा यही मिशन है कि हम पूरे इंडिया नहीं, हम तो मतलब मेरे तो प्लान्स हमेशा बढ़ ही रहते हैं। तो कई बार मुझे डांट भी पड़ जाती है, बचपन से ही ऐसा रहा है कि यार क्या है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये क्या। मेरा एक बार मुझे याद है कि मेरे मामा जी ने बोला था कि अरे भैया इतना इतना ऊंचा मत उड़ो, बहुत जल्दी गिरोगे। तो मैंने कहा कि अरे हम शेर है, शेर उड़ते नहीं है। ग्रेट। और एक बात मैंने भी सुनी थी कि आपके सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको खुद उस पर हंसी आ जाए सुनते वक्त। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा यही एम है कि मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब बल्कि बहुत जगह, हर जगह जहाँ पे भी पढ़ाई का अभाव है हम लोग जाएं और कुछ करें अच्छा। ग्रेट सर। सर, डेफिनेटली शुरुआत हर किसी के लिए एक बहुत ही कठिन होती है और आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, आप वो बता दीजिए। यार अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं तो देखो यार, दो चीजें हैं। आप स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह देखते हो तो अलग है। मैंने स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह नहीं देखा। मैंने स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैंने अपने स्ट्रगल को भी इंजॉय किया, टू बी वेरी फ्रैंक। और स्ट्रगल तो हर किसी की जिंदगी में रहता है। जैसे मेरा जन्म जो है, मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, एक ब्राह्मण परिवार में मैं जन्मा हूँ। 19 मार्च 1993, अभी जस्ट मेरी बर्थडे जो है वो थी अभी 4 दिन पहले। तो अब जब हमने जन्म लिया, ठीक है, जब इस दुनिया में है उसी वक्त से स्ट्रगल शुरू हो गया। तो अब होता क्या है कि आप उसको कैसे देखते हो। तो मेरे पिताजी जो थे वो मैनेजर थे और पिताजी की जॉब जो थी, प्राइवेट जॉब में एक मैनेजर थे, मेट्रो टायर्स में वो मैनेजर थे। और उसके बाद फिर शुरुआत में मतलब मैं काफ़ी घूमता था क्योंकि उनकी प्राइवेट जॉब थी तो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेरा जन्म वैसे कानपुर में हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग उड़ीसा शिफ्ट हुए। तो 6 से 7 साल तक मैं राउरकेला में, मतलब शुरुआती जीवन जो है मेरा वो राउरकेला में रहा, ओडिशा राउरकेला। फिर पिताजी की नौकरी चलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर हम लोग वापस कानपुर आए। 4-5 साल वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। उसके बाद फिर पैसे की अहमियत पता चली। जैसे मेरे पिताजी वॉज सुपर टैलेंटेड, मतलब मैंने उनसे जैसा टैलेंटेड इंसान देखा ही नहीं है। तो बट वही है ना कि वो शायद उनको पैसे की इतनी कदर नहीं थी, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे और पैसा आता था तो वो एक होता है ना कि थोड़ा एक सही तरीके से प्लानिंग नहीं की। और फिर वो वक्त ऐसा आया कि बहुत ही बुरा वक्त आया और उसके बाद फिर हम सबको पैसे की अहमियत पता चली, पढ़ाई की अहमियत बहुत ज्यादा पता चली। तो उसके बाद फिर मैं कभी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। बड़े स्कूल में मैंने आज तक नहीं पढ़ाई की, खाली 11th-12th में ही मैंने बड़े स्कूल में पढ़ाई की है। बाकी मैं बहुत ही छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ शुरुआत से।
है ना। तो मेरी जो पहली से 5वीं तक की भी जो पढ़ाई हुई, पहली से चौथी तक तो पढ़ाई में बहुत ही, वहाँ पे छोटा सा स्कूल था, ठीक है, और वहाँ पे 18-20 बच्चे पढ़ते थे। बट मुझे लगता है छोटे स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, आई बिलीव, क्योंकि वहाँ पे तो कम होते हैं ना बच्चे, तो टीचर्स आपके ऊपर फोकस ज्यादा लग पाता है और डिस्टर्बेंस भी और कम फिर उसके होता बाद है। हाँ, फिफ्थ क्लास जो है, फिर मैं बिहार में मुजफ्फरपुर में, वो मेरी बहुत डिजास्ट्रस थी, बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस। मेरी 5वीं क्लास बहुत ही बेकार थी, मुझे आज भी याद है एकदम, इट वाज वेरी वेरी डिप्रेसिंग। उसके बाद फिर मैंने मतलब पढ़ाई में मैं अच्छा था, है ना, और उसके बाद फिर 6th to 10th मैंने अगेन, मैं 6th क्लास से फिर लखनऊ आ गया। 2003 से पहले लखनऊ में ही हूँ, 20 साल से मैं लखनऊ में ही हूँ। तो यहाँ पे भी जब मैं लखनऊ आया तो वो भी कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, ठीक है, और छोटे से स्कूल में पढ़ा। फिर मैंने 11th-12th अपना सेंट्रल एकेडमी से किया। सेंट्रल एकेडमी वाज अ वेरी वेरी बिग स्कूल, और मेरे अच्छे परसेंटेज थे, ठीक है। 12th में आई गॉट अप्रॉक्स 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 82.5 से। ग्रेट। तो उसके बाद फिर अच्छा 10th में मैं यूपी बोर्ड से था, तो यूपी बोर्ड में मेरे 71% आए थे। उस यूपी बोर्ड में परसेंटेज लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद मैंने अपना 1 साल ड्रॉप किया, है ना। मैंने सोचा कि आईआईटी की तैयारी करता है, आईआईटी में हुआ नहीं, पीछे सबसे पीछे रैंक आई थी। उसके बाद फिर मतलब जब इनिशियली मैंने, तो उसके बाद 1 साल ड्रॉप करके दिया, तब भी आईआईटी में नहीं हुआ। फिर मैंने बीएससी परस्यू किया, तो बीएससी में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा, बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छे से बीएससी परस्यू किया। देन उसके बाद मैंने एमएससी किया, एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स। तो अब इस बीच काफी स्ट्रगल रहा, ठीक है, लेकिन वही चीज है ना कि देखो यार, अब पिताजी जॉब करते थे, पिताजी मैनेजर तो थे, बट उनकी वो वाली सैलरी नहीं थी, मतलब सैलरी बहुत ही बेसिक थी उनकी। तो हम लोग की कोई सेविंग्स नहीं थी। इनफैक्ट हम लोग अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। तो ये था कि मतलब हाँ, अच्छे से जीवन चल रहा था, हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। 4 लोग हैं हम लोग, मैं, पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई। तो 4 लोग हैं, तो बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। हाँ, ये जरूर है कि उतना ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है, छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन उसमें खुश थे। फिर वही था कि हम लोगों को पैसे की वैल्यू पता थी, और हम लोगों को एजुकेशन की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू पता थी। तो चाहे मैं हूं, चाहे मेरा भाई हो, दोनों को इसकी वैल्यू पता थी। तो उसके बाद फिर हम लोग काफी मेहनत करते और बहुत खुश रहते थे, ठीक है, पैसे का अभाव था, लेकिन खुशी बहुत एकदम भरपूर थी हम लोगों की। तो उसके बाद फिर एमएससी किया मैंने, और उसके बाद फिर जब एमएससी किया तो तब तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था, है ना, और मजा भी काफी आती थी। मतलब वो वही कह रहे ना कि वो स्ट्रगल जो था, मैं उसको स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं बहुत इंजॉय करता था। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, कि यार बढ़िया है, मजा आती है ना। पढ़ाई में तो स्ट्रगल सभी का ही होता है, पढ़ाई में तो अल्टीमेटली हर कोई स्ट्रगल करता ही करता है, डेफिनेटली। बट वही चीज है कि वो मतलब अच्छा लगता था। बहुत बिजी शेड्यूल की, सुबह आप पढ़ाने निकल जाओ, फिर आप क्लासेस आपकी होती है, फिर शाम को आपको कुछ करना है, फिर घर का काम करना है, लेकिन मजा आता था, यू नो। उसी दौरान मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना भी शुरू किया। पढ़ने की मेरी आदत थी, तो लगातार मैं पढ़ता गया। फिर उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। तो यूपीएससी, कुछ सरकारी एग्जाम्स की तैयारी शुरू की, कुछ कॉलिंग लेटर्स आए, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे प्लान्स अलग थे। फिर आप शुरू से ही टीचर बनना चाहते थे? एमएससी के बाद मैंने, हाँ, आप शुरू से ही टीचर बनना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। मैं एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम द पॉलिटिशियन। बचपन से 9-10 साल की उम्र से मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना था, है ना, कि मुझे पॉलिटिक्स, क्योंकि मेरा एक तो ओरेटरी स्किल्स, और उसका फिर ऐसा था ना कि मतलब मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है। अभी कोई प्लान तो है सर? ऐसा था। ये कोई एक बढ़िया, बिल्कुल प्लान है। अल्टीमेटली यू नो, अगर इफ यू वांट टू चेंज द कंट्री, यू हैव टू गो टू द पॉलिटिक्स। यू नो, पॉलिटिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन ऑर्डर टू चेंज एनीथिंग यू नीड पावर। अब आप जैसे, अगर बोलूं कि मैं यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर सकते until and unless you are an IAS ऑफिसर। अब IAS ऑफिसर भी हो, बट वो भी आप एक रीजन में ही रहोगे। अगर आपको देश का डेवलपमेंट करना है, और उस पर तो भी आपको हायर पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में भी सर, आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर के ऊपर पॉलिटिशियंस का ही कंट्रोल होता है, तो उस लेवल पर काम नहीं कर पाते। हाँ, डेफिनेटली वही कह रहे कि लो लेवल पे आप, लो लेवल वाली पॉलिटिक्स में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लो लेवल, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मतलब बहुत छोटे, वो होता नहीं है कि आप पार्षद बन के, नहीं, मैं बड़े लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, यू नो, मिनिस्टर बनो, इन द पार्लियामेंट और कैबिनेट में, सेंट्रल में सरकार बनाओ, यस एग्जैक्टली, एमपी बनो, एमएलएस बनो, तभी आप एक रियल चेंज ला सकते हो। तो और मुझे तो बिल्कुल लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। वी नीड गुड पॉलिटिशियंस, तभी इस देश का भला होगा। हालांकि अभी चीजें बहुत चेंज हो रही है। अब खैर, भारत की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, डेफिनेटली सर। तो ये था। उसके बाद फिर मैंने अपना, मतलब जब मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया, बहुत सारी जॉब्स थी, निकाली बहुत सारी जॉब्स, नहीं किया मैंने कुछ चीजों की वजह से। और उसके इन दौरान ना मैं पढ़ाता था, मतलब आई यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस, तो वो मैं बहुत इंजॉय करता था। मतलब टीचर मुझे बनना नहीं था, लेकिन मैं उस प्रोसेस को बड़ा एंजॉय करता था, ठीक है। घर घर जाके जो ट्यूशन देता था, मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ाने में। कोचिंग्स पढ़ाई मैंने, फिर बीएससी को ट्यूशन देता था, बीएससी के स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाता था मैं, तो वो बड़ा मजा आता था मुझे।
अब उसके बाद वही है ना कि कई बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती है ना, कई बार चीजें भगवान के हाथ में होती है। तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से मैं मतलब उस समय स्टडी IQ बहुत ज्यादा फॉलो करता था और गौरव गर्ग सर को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। फिर एक बार उन्होंने वीडियो निकाला और मैंने अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 3 साढ़े 3 साल मैंने वही काम किया, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, मतलब मजा ही आ जाता था। और आपने तो जो भी मेरी नॉलेज थी वो यूज में आ रही थी। उस फर्म में काम करते हुए आपने सर बहुत लोगों का प्यार बटोरा है, आपने सर बहुत लोगों तक पहुंच पाए। बिल्कुल यार, बिल्कुल बायोग्राफीज मैंने कवर की, बहुत शायद ही ऐसा कुछ बचा हो जो मैंने ना कवर किया हो दुनिया में। डेफिनेटली सर, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने अपना वेंचर शुरू किया। लास्ट अप्रैल में मैंने अपना वेंचर शुरू किया। शुरू तो वही करनी थी, एक्सपीरियंस था मेरे पास, सब कुछ था। और उसके बाद मैंने कहा कि अब इट्स द राइट टाइम टू हिट। तो उसके बाद फिर अब बहुत भगवान की दया से सब अच्छा ही चल रहा है। और अभी हम 1 बिलियन होने वाले हैं डेफिनेटली, और वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड होपफुली वी विल ग्रो लाइक दिस। और फेज 2 जो है वो हमारा 10 मिलियन का रहेगा। तो जल्द से जल्द हम उसकी तरफ अभी बढ़ेंगे और प्लस एक्सपेंशन जो हमको करना है। और जो प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हैं, स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह नहीं लेते हैं, वही लोग शायद सक्सीड कर पाते हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। सो हाँ, एटीट्यूड आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। देखो हम लोगों के पास कुछ नहीं था, जैसे तुमने बताया ना, छोटे क्रिएटर्स, हम तो मतलब जीरो से उठे हैं, है ना। मैं तो मुझे याद है कि हम लोग तो, मैं और मेरा फ्रेंड जो अभी मेरे साथ भी है, तो मतलब कंपनी में भी साथ है, तो मैं और मेरा फ्रेंड, मुझे याद है कि हम लोग के पास 10-10, 20-20 रुपए रहते थे, MST बनी रहती थी, लेकिन बहुत एंजॉय करते यार। चलो कभी कभी तो एकदम पैदल चले जाते थे, 5-6 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो वो चीजें ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेरे ख्याल में लाइफ में। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। और अगर आपका राइट एटीट्यूड हो, जैसे अगर आप हमेशा जिंदगी से वो करोगे, कंप्लेन करोगे, यार मेरी जिंदगी तो वैसी है, मेरी जिंदगी तो वैसी है, अरे आप कितने लकी हो कि कम से कम आपके पास हाथ पैर तो दिए भगवान ने, है ना। बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं होते हैं, कितने लोग हैं, कम से कम उसी के ग्रेटफुल रहो। तो जब आपके अंदर वो थॉट्स आने लगते हैं ना, तो आपकी जिंदगी चेंज होने लगती है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड फोकस ऑन हाउ टू बी वेल, यू नो व्हाट गॉड गिव यू, व्हाट लाइफ गिव यू। तो अगर आप उस पे, वो एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड से जिंदगी बदलती है। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये 2 चीजें आपको रखनी पड़ेगी। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपने, आपकी जर्नी, आपका करियर पूरा सर अभी ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर स्पेशली अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो क्या ये करियर ऑप्शन अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है या नहीं सर? आपकी क्या एडवाइस है इसके ऊपर? देखो, फ्यूचर इज ऑनलाइन और अभी जो पीछे छूट गया वो रह गया। करियर यही है, अब यही ही करियर है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी वेबसाइट बना रही है। वेबसाइट क्या है? ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन क्या है? ऑनलाइन। सब ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है अब। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन और अगर आप इस सेक्टर से पीछे छूट रहे हो तो यू आर लैकिंग, है ना। अब ऐसे बहुत सारे, अब जैसे यूट्यूब पे ही, अब जैसे यूट्यूब, जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो थंबनेल, है ना, SEO। तो अब नई जैसे जैसे ऑनलाइन सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो ये कोर्सेज किसी कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं अपने यहाँ जो 2 घंटा काम करता है उसको 45 से 50 हजार रुपए देता हूं, ठीक है। और ये सारी ऑनलाइन कंपनी, बड़ी कंपनीज के साथ है। अब आप मुझे बताइए कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 साल पहले ही आप सुबह 9 बजे जाओगे और रात में 10 बजे आओगे, तब भी आपको 30 हजार भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। इनफैक्ट इंजीनियर्स की, जो इंजीनियर्स होते थे, जो कॉलेज से निकलते थे, उनके जो फ्रेशर्स होते थे, उनकी जो फर्स्ट जॉब होती, जो फर्स्ट हैंड सैलरी मिलती थी उनको, वो भी 25 से 30 हजार, टिल अनलेस आप IITian नहीं हो तो। लेकिन आज ये जो टेक बूम आया है, ये जो ऑनलाइन बूम आया है, इससे नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं और नए लोगों को मौका मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब ऑनलाइन ही इज द वे, ऑफलाइन भी है, बट अब ये मार्केट इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। YouTube इज नॉट द राइट वर्ड। देखिए YouTube, इट्स, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दीज आर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। एप्पल का भी YouTube पे चैनल है, रिलायंस का भी YouTube पे चैनल है, उनकी कंपनी चल रही है। अब जैसे स्टडी ग्लोज है, मेरी अपनी कंपनी है, हम लोग ऐप पे कोर्सेज बेचते हैं, हम लोग फेसबुक पे अपने कैंपेन चलाते हैं और धीमे धीमे ऑफलाइन भी जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सब तो मार्केट करने का जरिया है। और एक चीज मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है ना कि अब ऑनलाइन में एक ऐसा बूम आया है कि आप, एक इंसान अमेरिका में बैठा है, वो आपके वीडियो यहां पे देख रहे हैं। पहले क्या होता था ना कि आप एक रीजन पे ही सीमित थे, लेकिन अब आप ऑल ओवर इंडिया फेमस हो गए हो। कितने सारे ऐसे टीचर्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज वो बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। प्रधानमंत्री तक उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये ही, दिस इज द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन, ठीक है।
तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी जो नए हैं, तो वो आप इस फील्ड में जरूर अपना करियर तलाशें, आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि फ्यूचर ही होने वाला है ना। अब वो फ्यूचर गया कि वो 10 to 12 जॉब हमको करनी है, मतलब 10 to 5 हमको जॉब करनी है, वो भी है, पैरेलली वो चल रहा है, लेकिन अब वो धीमे धीमे फेड हो रहा है, क्योंकि दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट। अब तो कंपनीज पूरा ऑनलाइन बेस्ड आपकी वेबसाइट बना देंगे, आपका डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, तो और वो बहुत ज्यादा पैसा लेती है कि नहीं। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये इसके लिए बहुत शानदार करियर अपॉर्चुनिटी है, और ये लॉन्ग टर्म में यही ही सस्टेनेबल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको फ्रीडम ऑफ टाइम और फ्रीडम ऑफ लोकेशन सब कुछ मिल पाता है, यानी कि आप कोई भी घूमने जाते हो फिर भी आपका काम चलता रहता है, आप पैसे कमा पाते हो। इनफैक्ट सर पिछले हफ्ते ही शायद एक यूट्यूब की ही एक न्यूज़ आई थी कि 6,800 करोड़ रुपीस इंडियन क्रिएटर्स ने इकोनॉमी में योगदान दिया है अपना, और वो इक्विवेलेंट है 7 लाख जॉब्स के बराबर। यानी कि रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर था, उसके बाद यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो इतनी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग करियर इन द नेक्स्ट ईयर। Not only YouTube, if you see the website, if you see Facebook, if you see any digital platform, मतलब आप शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक पे जितने भी इन्वेस्टमेंट हुआ ऑफलाइन मार्केट पे नहीं हुआ, सब ऑनलाइन मार्केट पे हुआ। बायजूस है, अनअकैडमी है, पेटीएम है, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको कोई ऑफलाइन सेंटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑनलाइन अब जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है वही एक तरीका है, और अभी ये बूमिंग है, अभी तो ये और ज्यादा डेवलप होगा, है ना। अभी शायद ये अपनी अर्ली एज पर है, राइट। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना बाकी है ना। अभी तो वो जब इंडिया में आएगा तो नेक्स्ट लेवल पे चीजें जाने। तो मेरे हिसाब से कि जो फ्यूचर देख लेता है, ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्ट जो कर सकता है कि यार अच्छा ये होने वाला है, तो अभी से मैं अपनी स्किल डेवलप करता हूं, उसी के पास ही समझ लो कि ये खजाने की चाबी रहेगी, ठीक है। सर इसी दौरान और आज के समय में जो यूथ है वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे चलते रहते हैं। सो आज का यूथ इन सारे स्ट्रगल्स को फेस करते हुए, इन सारी मुश्किलों से लड़ते हुए अगर डिप्रेशन में आता है या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू उन्हें है, तो उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? देखो मेंटल हेल्थ, देखो डिप्रेशन इज अ वेरी लूज वर्ड, ठीक है। डिप्रेशन क्या आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे अगर कोई इंसान हल्का सा दुखी है तो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में रहा हूं। देखिए डिप्रेशन एक बहुत बहुत मतलब इट्स अ वेरी एक जो डिसऑर्डर होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये मतलब भगवान ना करे किसी को डिप्रेशन हो, बहुत ही कम लोगों को डिप्रेशन होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप परेशान हो सकते हैं, आप मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, लो लेवल आप फील करेंगे, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत ही अलग चीज होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये फर्क करना पड़ेगा कि डिप्रेशन क्या है, क्या आपको वाकई में डिप्रेशन, क्या आप परेशान हो, है ना। तो आप परेशान, ज्यादातर लोग परेशान ही होते हैं। अब उसके बाद आपको देखना परेशान क्यों हो। देखिए हर इंसान परेशान है, मुकेश अंबानी को रात रात भर नींद नहीं आती है, ओके, हर इंसान परेशान है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। अब इसमें भी एक चीज है, परेशान होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी चीजें, मेरे पास बहुत 50 चीजें होती है, 50 टेंशन है, लेकिन अब यहां मैं उसको लेके बैठा रहूं, ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्यूशंस ढूंढूं। तो जब आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो तो अपने आप को परेशानी दूर हो जाती है। से अगर मान लीजिए कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, अब वो इंसान बहुत ही नेगेटिव है, यू नो दैट पर्सन इज लेटिंग यू डाउन ऑल डे, तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ गौतम, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आप बहुत परेशान हो, एक इंसान आपको बहुत ज्यादा परेशान कर, आप क्या करोगे? आप दूर जाओगे उससे, है कि नहीं? डेफिनेटली। आइडियली तो आपको यही करना चाहिए ना कि उस इंसान से हमको कांटेक्ट नहीं करना है। तो सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप परेशान हो, आप पढ़ाई के लिए परेशान हो, ठीक है, तो पढ़ना शुरू करो, सिंपल, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो अप्लाई करना शुरू करो, अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू करो। देखिए कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन होती है, जब अब जैसे फैमिली की कई फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि यार माहौल बहुत खराब है, मैं इस माहौल से निकल नहीं सकता, मुझे यहीं पे रहना है, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, उसमें आपको चीजों को सही करना पड़ता है, लेकिन उसके भी सोल्यूशंस है। कहने का मतलब ये है कि देखिए परेशान होना ना होना ये आपके हाथ में है। आप परेशानियों को, मैंने बताया ना कि अगर मैं भी अगर अपनी लाइफ पे कंप्लेन करता रहता यार ये है वो है, तो फिर बहुत दिक्कत होती। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आप सॉल्यूशंस फाइंड करो। आप ये भी तो देखो ना कि ये परेशानी आपको कितनी स्ट्रांग बना रही है। आप ये भी तो देखो ना कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। अगर आपका सिलेक्शन 3-4 बार नहीं हो रहा है तो 3-4 बार आप पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कर रहे हो, और आप कितना अच्छी आपको नॉलेज मिल रही है। मैंने 50 से ऊपर एग्जाम दिए थे, मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब या तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता, कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। अब उसका फल मुझे आज मिल रहा है।
ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने पूछा था माँ काली से कि माँ, जब मतलब वो बहुत उनका गरीबी का जीवन रहा था, शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, बाद में जब बहुत दिक्कतें हुई तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि माँ काली से कि मैं इतना परेशान रहता हूँ और इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको मैं ही मिला था ये सब देने के लिए। क्योंकि मतलब वो समाधि में जब जाते थे ना तो आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आप मतलब चीजें सॉर्ट करने लगते हो। तो अब माँ काली ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर मैं तुमको ये परेशानियां नहीं देती ना तो आज तुम यहां नहीं होते। स्वामी विवेकानंद, जब तक भारत है, दुनिया है, तब तक स्वामी विवेकानंद है। तो ये परेशानियां ही आपको स्ट्रांग बनाएंगी, ये भी याद रखना। मुझे मालूम है कि कहना बहुत आसान होता है, जो फेस करता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फेस तो कर ही रहे हो ना। आपके पास कोई चारा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा आपकी जिंदगी सॉर्ट कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। करना तो आपको ही है। तो अब आप वो कैसे करोगे? सॉल्यूशंस ढूंढो। देखो, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। हर किसी को, इंसान अगर है तो उसको कन्विंस किया जा सकता है, बस इतना समझो। एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर। यस, एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल सही बात है। ओके सर। सर, आपके अकॉर्डिंग लाइफ का सबसे बड़ा डेंजर क्या है? आई मीन व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? डेंजर ऑफ लाइफ? नो, लाइफ इज, देखिए वही चीज है कि लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको जिंदगी मिली है यार, आपको ये जिंदगी, ये बहुत ही, ये जिंदगी है, समझ रहे हो? और जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि लाखों योनियों बाद आपको ये जन्म मिला, इंसानी जन्म मिला है। आई थिंक 84 लाख योनियों के बाद। 84 लाख, 6 कैटेगरीज है, 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसानी जन्म मिला है। अगर आप उसमें भी खतरा ढूंढोगे तो कैसे चलेगा? आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढो ना, खतरा आप खुद ही क्रिएट करते हो, ठीक है? खतरा आपको अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके अपने एक्शंस को एनालाइज करना है। देखिए, आप गलती करोगे, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। कई लोगों के बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज सच कोई डेंजर नहीं है, आप डेंजर पैदा करते हो। आपको पता है कि जैसा बुद्ध ने बोला था ना, जैसा तुम सोचते हो तुम वैसे ही हो जाते हो। सबकॉन्शियस माइंड है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब का मैंने रिव्यू किया था, उसमें साफ साफ ऑथर बोलते हैं कि भाई तुम जैसा सोचोगे हो, तुम्हारे यहां पे तुम एक मैसेज भेज रहे हो, तुम इस यूनिवर्स को तुम बोल रहे हो कि इस इंसान से लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, वो मैसेज जा रहा है और वो होके ही रहेगी। तो ये जितने भी डेंजर्स हैं, जितने भी खतरे हैं, ये आप ही क्रिएट कर रहे हो। तो लाइफ, देयर इज नो डेंजर इन लाइफ, देयर इज अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बिकम सक्सेसफुल, there are opportunities to become great. Now you have to analyze, you have to figure it out कि how I will do it. तो इसमें कोई भी ऐसा मुझे खतरा नहीं लगता है। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। अब जैसे बहुत इंसान वेट करना उनको बड़ा खराब लगता है। जब मैं वेट करता हूँ, मैं एकदम चिल रहता हूँ, मैं इधर देखता रहता हूँ, अच्छा यार शाम अच्छी, शाम एंजॉय कर रहा हूँ। अगर कोई मान लो कोई आने जाने लोगों को देख रहा हो तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आप कैसे देख रहे हो। कि अगर आपको लाइफ खतरा लग रही है कि आपको लगता है कि यार बहुत खतरा है, तो फिर खतरा है वो। अगर आपको लगता है नहीं चीजें सही हो जाएंगी यार, तो चीजें सही हो जाएंगी। एक्चुअली में भी खतरे में है तो फिर भी खतरा नहीं लगता है। हाँ, नहीं, एक्चुअली में खतरा मतलब जैसे क्या, जैसे मुझे कुछ जैसे बताओ कि मतलब आप खतरा, ज्यादा से ज्यादा क्या खतरा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपके सर पे कोई बंदूक तान सकता है ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। क्यों गौतम? तो अब बंदूक तान रहा है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, राइट? अब उस सिचुएशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? उस सिचुएशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते कि यार अब मैंने कुछ किया है या कुछ ऐसा। लेकिन एज सच कोई नहीं है खतरा, मतलब खतरा आप क्रिएट करते हो, ठीक है? और लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है? बढ़िया से खतरे की बात नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, एक दो चीजें खतरा है बस, शराब एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं ये बिल्कुल बोलता हूँ, शराब से दूर रहिए आप, ड्रग्स, किसी तरीके से नशे से दूर रहिए आप, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा खतरा है लाइफ का, ठीक है? बाकी इट्स ऑल गुड, बढ़िया तरीके से करिए, अवेयर रहिए और चीजों को समझिए तो आप सॉर्टेड एकदम। और सर, लास्ट में आप अपना कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं सर। यार, मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि पढ़िए, जो भी जिस भी फील्ड में है, नॉलेज गैदर करिए, बस मैं यही बोलूंगा। जितना ज्यादा नॉलेजेबल बनेंगे। हाँ, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस, जैसे गौतम तुम क्या करते हो, व्हाट्स योर एजुकेशन? मेरा सर अभी कॉलेज खत्म हुआ है, और मैं यही अपने गांव में ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ और साथ में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चल रही है मेरी। तो कंटेंट के इर्द गिर्द लाइफ लेफ्ट राइट सेंटर पूरी नॉलेज क्रिएट करो कि कैसे अच्छा कंटेंट, कैसे नॉलेजेबल बने, कैसे अच्छी किताबें पढ़ें। जितना ज्यादा आप, कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ डालो। स्टेप 1 इज टू गेन नॉलेज। मेरा मैसेज यही है कि जितना ज्यादा हो सके ज्ञानी बनिए, नॉलेज गेन करिए और समाज को एक बढ़िया रास्ते पे ले जाए। और स्टेप 2 जो आपको करना है वो है भलाई, ठीक है? अगर आप इतने सक्षम हैं, हाँ, अगर आप इतने सक्षम हैं,
आप किसी का भला कर सकते हो, पैसे से नहीं, किसी भी तरीके से आपका भला कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप जरूर करें, क्योंकि वो आपके पास वापस आने वाला है। और तीसरा है कि कभी भी परेशान नहीं होना है, परेशान होना है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है, अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, परेशान होइए, सॉल्यूशंस निकालिए, तभी आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इट्स ओके, ये अपने आप को बोलते रहिए, इट्स ओके अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, अगर आपने बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, अपने आप को माफ करिए, आगे बढ़िए, पास्ट में ही मत उलझे रहिए। तो ये कुछ 3-4 चीजें जो मैं बोलना चाहूंगा। बाकी तो यार अब आजकल तो बहुत लोग खुद ही समझदार हो रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप उनको कुछ बताने चाहते तो 4 चीजें वो आपको ही समझा देंगे। तो बाकी तो समझ चाहिए। India is going to become self-educated, sir. yes, exactly. एकदम सही है सर। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत इंस्पिरेशन मिली, और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर, स्पिरिचुअलिटी की बातें, यूपीएससी की बातें हो ही नहीं पाई इस पॉडकास्ट पर, लेकिन वो कभी और दूसरे पॉडकास्ट में हम लोग करेंगे। बिल्कुल गौतम, और थैंक यू सो मच। ओके, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, गौतम साइनिंग ऑफ।